बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब जेनेरिक्स के बारे में हम देखेंगे कि जावा के अंदर हम जेनेरिक कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की हमारी जो लैब के टास्क हैं उसमें ये सबसे पहले है कि आपको ये समझ आए कि ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग का एक्चुअल इशू क्या था और हम कैसे ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग करते हैं। आज दो हम ये लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा इसको रिपीट करवा दूंगा। फिर हम ये देखेंगे कि कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर के अंदर डिफरेंस क्या आता है, और ये हम इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और जेनेरिक्स के टाइप पैरामीटर को यूज़ करके कि कंपाइल टाइम एरर हम कैसे अचीव करते हैं और रन टाइम एरर, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हम एक जेनेरिक मेथड डिक्लेयर करेंगे, कोई भी एक जेनेरिक मेथड होगा, और उसके बाद हम उसी जेनेरिक मेथड के अंदर मल्टीपल इनपुट्स देंगे, वो भी जेनेरिक होंगी। फिर हम क्या करेंगे कि रिटर्न टाइप जेनेरिक सेट करके देखेंगे कि हम किसी मेथड के अंदर रिटर्न टाइप में कैसे सेट कर सकते हैं। फिर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने का मेथड बनाएंगे और देखेंगे उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि रा टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके अलावा मजीद कुछ डिटेल्स भी हैं, वो हम साथ साथ एक्टिविटीज़ के अंदर करते जाएंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी ये है कि हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम क्या है और जिसकी सोल्यूशन में जेनेरिक्स हमारे पास आई थी। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम फिर रखते हैं हम जेनेरिक डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक जावा क्लास बनाते हैं टेस्ट के नाम से। हम एक पहले एक टेस्ट क्लास बना देते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को साथ साथ चेक करते जाते हैं। ओके जी, सपोज किया कि आपके पास एक और क्लास है पॉइंट की। इस वजह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम ये क्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्लास है पॉइंट की। आप क्या करते हैं कि एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो आपके पास सोल्यूशन क्या है कि या तो आप पॉइंट का रेफरेंस लें, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट कर दें, एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या फिर आप क्या करें कि ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस लें, क्योंकि पॉइंट की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है, और नया पॉइंट बना दें। देखें, ये हमने अपकास्टिंग में पढ़ा था कि ये इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अपकास्टिंग के आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना प्रमोशन हो गई है पॉइंट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पॉइंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है। तो इस वजह से आप ये काम कर सकते हैं। आप ये कहते हैं ये पॉइंट जो है ना ये ऑब्जेक्ट की सब टाइप है और ऑब्जेक्ट उसकी जो है ना पेरेंट टाइप है, और ये बेसिक इनके दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन अब अगर आपको पता है कि ये पॉइंट टाइप का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था और इसे स्टोर किस में किया है, इसका रेफरेंस बी के अंदर स्टोर किया और उसका रेफरेंस क्या था, ऑब्जेक्ट। अभी आप बी को वापस असाइन करते हैं किसी पॉइंट को। फर्ज किया कि मैं पॉइंट सी लिखता हूँ इज इक्वल टू, तो बी, ये इसको नॉर्मल असाइनमेंट हो जानी चाहिए जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं। लेकिन अभी क्या इशू आ रहा है कि आपको स्पेशली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह आप किसी डबल वैल्यू को इंटीजर को असाइन करना चाह रहे हो तो आपको फिर उसे स्पेशल बताना पड़ता है कि ये डबल वैल्यू है। सेम ऐसे ही आप अगर किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट को वापस किसी स्पेशल क्लास की तरफ असाइनमेंट कर रहे होंगे, डाउन कास्टिंग करेंगे, तो डाउन कास्टिंग के केस में आपको बताना पड़ेगा, स्पेशल बताना पड़ेगा कि भाई ये वाली टाइप का ऑब्जेक्ट है बेसिकली और आप इसको टाइप कास्ट कर दें। अगर तो ये वाकई उसी टाइप का होगा तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये उस टाइप का नहीं होगा तो फिर आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन का जो है एरर मिलेगा। तो इस केस में देखें आपका प्रोग्राम ये बिल्कुल कंपाइल हो गया है, इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है, आप इसे रन भी करेंगे, ये रन भी हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी आपको इसमें इशू नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं, या क्लास नहीं बनाते, हम सिंपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसी स्ट्रिंग डी में करता हूं और इसको असाइनमेंट करता हूं बी की। मुझे पता है कि बी के अंदर पॉइंट है और मैं इसको जिस तरह यहाँ मैंने डाउन कास्ट किया इसको वापस डाउन कास्ट करके पॉइंट को असाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं गलती से, मुझे इश्यू था और मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर देखें कर दिया, अब तो इसने फिर मुझे एरर नहीं दिया। आप देख लें कि अगेन मैंने बी को स्ट्रिंग को असाइन किया है लेकिन इसने मुझे फिर भी एरर नहीं दिया। ये क्या वजह हुई? इस टाइप के एरर्स को जिनको कंपाइलर ना पकड़ सके,
इनको आप कहते हैं ये रन टाइम एरर है, क्योंकि ये मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूंगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये मुझे एरर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो भी मेरा कोड लिखा हुआ होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसमें मैं लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ कोड, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपके प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये इसको मैं देख लें रन करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, आपको एक एरर मिल गया है यहाँ पे, लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर आपको कोई कंपाइलर ने नहीं बताया कि यहाँ पे ये एरर आया है। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ है तो इस स्टेटमेंट पे पहुंच के प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ये देखेंगे आपको इसने क्या कहा है कि क्लास कास्ट एक्सेप्शन जो है ना वो गलत है। आप पॉइंट को कास्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, जबकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप पॉइंट को पॉइंट में जिस तरह ये हमने किया था ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट को उठा के स्ट्रिंग में अगर आप कास्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। अब इस चीज को जरा आप समझें कि ये जो रन टाइम एरर्स हैं, आपका प्रोग्राम बजाय आपको सही लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इन रन टाइम एरर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेट्स सपोज कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स थी, जिस टाइम पे आपने उसको वापस रन करना शुरू किया और बीच में कोई इस तरह के बग्स थे, तो उसको डिटेक्ट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक इशू है कि रन टाइम एरर्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन है कि वो कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाए कि भाई ये जो मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ या कास्टिंग कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ताकि मैं अगेन इस किस्म का काम ना करूँ। तो वो कंपाइलर मुझे खुद ही बता देगा, अच्छा ये चीज तुम गलत कर रहे हो तो आप इसको चेंज कर लो। तो इस टाइप के एरर्स जो होंगे जिन्हें कंपाइलर आपको बता दे खुद से कि भाई ये एरर गलत सही नहीं है, जिस तरह ये सिस्टम का एस में छोटा लिख दूं, देखें कंपाइलर ने मुझे फौरन बता दिया कि ये एस गलत तुमने लिखा हुआ है, इसको सही करोगे तो आपका प्रोग्राम ठीक है वरना गलत है। ये मैंने ठीक कर दिया तो इसने कहा ठीक है। ये जो इस टाइप के एरर हैं इन्हें आप कहते हैं ये कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं। तो होपफुली कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं और टाइप कास्टिंग का हमें नुकसान क्या है कि अगर कि आपने सही तरीके से टाइप कास्टिंग नहीं की डाउन कास्टिंग के दौरान, तो उसका रिजल्ट क्या है कि आपको रन टाइम एरर मिलेगा और रन टाइम एरर्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है एज कम्पेयर टू कंपाइल टाइम एरर्स के। तो ये एक्टिविटी पहली ये थी कि हमने ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग देखनी है और दूसरी में ये देखना था कि रन टाइम और कंपाइल टाइम एरर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये दो एक्टिविटीज हमने अभी परफॉर्म कर ली है। अभी एक्टिविटी 3 के अंदर क्या है कि हम एक जेनेरिक मेथड बनाने जा रहे हैं। उसका काम क्या होगा कि अगर उसे कोई भी एरे मिले तो वो उसको डिस्प्ले करवा दे, जिस तरह थ्योरी के अंदर मैंने आपको करके बताया था। तो लेट्स सपोज यहां पे मैं एक जेनेरिक मेथड बनाता हूं पब्लिक स्टैटिक। अब जेनेरिक मेथड बनाने का तरीका क्या है कि आपने रिटर्न टाइप जो मेथड किया उससे पहले कोई ना कोई एंगल ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड लिखना है। मेरी मर्जी है ABCDEFG है, जो मर्जी मैं लिखूं। जो नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है कि आपने अगर कोई टाइप बतानी है तो आप टी लिखें, आपने कोई एलिमेंट बताना है तो ई लिखें, कोई की बतानी है तो के लिखें, कोई वैल्यू बतानी है तो वी लिखें, इस तरह से। तो इस वजह से मैं यहाँ पे टाइप ही फिर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ void डिस्प्ले, और ये मेथड क्या करेगा अगर इसे कोई भी एरे मिलेगी, ठीक है, और जो भी उसका नाम हो XYZ, तो ये मेथड इसको डिस्प्ले करवा देगा। अब एरे को डिस्प्ले करने का क्या तरीका है कि आपको कोई फॉर लूप लगाना पड़ेगा एरे के ऊपर। फॉर int I is equal to 0, I is less than t dot length, सॉरी a dot length, और I प्लस प्लस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम कर देते हैं ए ऑफ आई। तो ये मैंने एक जेनेरिक मेथड डिफाइन किया है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये इसे बताना पड़ा कि भी आपको मैंने एक प्लेस होल्डर दे दिया या टाइप पैरामीटर के जो भी आपको एरे मिलेगी उसकी टाइप आप इसके अंदर पुट कर लेना, और उसके बाद इरेजर को यूज करके आपने इसको रिप्लेस कर देना है उस टाइप के साथ। और फिर आपने क्या करना है कि जो नॉर्मल चीज आपने यहाँ पे टी के अंदर पुट किया उसी के साथ इसको यूज करना है और आपने प्रिंट करवा देना है। जैसे कि अभी मैं देखें यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप की। ये मैं इंटीजर इंट इस वजह से नहीं बना रहा, अगर मैं आपके सामने बना के दे भी देता हूँ इंट टाइप की भी एरे तो बन सकती है ना,
एंट बी इज इक्वल टू न्यू एंट, या मैं वैल्यूज लिख देता हूँ डायरेक्टली 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले को पास करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये देखें आपको एरर मिल रहा है। क्यों जी? क्योंकि आपकी जेनेरिक्स हमेशा रेफरेंस डाटा टाइप्स के साथ काम करती हैं, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ काम नहीं करते हैं। और ये जो आपकी एरे थी ये प्रिमिटिव डाटा टाइप की एरे थी, तो इस वजह से ये काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसकी रैपर क्लास यूज करनी पड़ेगी कि इंटीजर टाइप की आपने देखें एरे बनाई है और उसको डिस्प्ले को पास कर दी है। इस केस में देखिएगा मैं इसे रन कर दूंगा, इसने मुझे ये जो भी उसमें एलिमेंट से सारे डिस्प्ले करवा दिए। अब लेट सपोज कि इसी इंटीजर को मैं डबल कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। इसको अगर मैं रन करूंगा, हाँ ये था कि डबल किया तो डबल वैल्यूज देनी पड़ेगी मुझे। 4.0 या मैंने इसको डबल वैल्यूज दे दिए। अब देखें कि आप, अब अगेन मैं इसको कम रन कर रहा हूँ तो ये आपके सामने इसने सारी डबल वैल्यूज प्रिंट कर दी। अगर मैं इसको फ्लोट करूंगा तो मुझे साथ एफ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखें मैंने एक ही फंक्शन बनाया है डिस्प्ले का, और वो जिस इसको अगर मैं स्ट्रिंग टाइप की एरे दूंगा ये स्ट्रिंग टाइप की एरे को भी पास कर यूज करेगा, प्रिंट करवाएगा, इसको कोई इशू नहीं होगा। ये देखें जी ए बी और अप टू 1 जितनी भी हैं, और ये आपको ए बी दोनों प्रिंट करवा देगा। इसको मैं और भी अगर किसी टाइप की एरे देना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैं इसको चेंज कर देता हूँ पॉइंट टाइप की एरे के साथ। पॉइंट है तो यहाँ पे मुझे पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, न्यू पॉइंट, न्यू पॉइंट। तो ये तरीका है आपके पास कि आप एक जेनेरिक मेथड कैसे बनाते हैं। ये देखें ये पॉइंट के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आपको मिल गए, क्योंकि हमने पॉइंट क्लास के अंदर कुछ भी इंप्लीमेंट वगैरह नहीं किया हुआ, टू स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी, तो इस वजह से ये आपको मेमोरी एड्रेसेस ही वापस प्रिंट करवा के दे रहे हैं। बहरहाल आपकी ये एरे काम कर रही है। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप एक जेनेरिक मेथड बनाते हैं, और जेनेरिक मेथड के साथ आप किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग जो है ना वो कर सकते हैं। आपको याद ज़हन में क्या रखना है कि जेनेरिक मेथड बनाने के लिए आपको टाइप पैरामीटर यूज करना पड़ता है, मतलब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई वर्ड यूज करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो मुझे फिर इस यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, यानी जो टी लिखा है वो इस वजह से लिखा है ताकि, क्योंकि ये एक नेमिंग कन्वेंशन चल रही होती है जावा के अंदर। अक्सर आपको पहले के बने बनाए कोड मिल जाएंगे जिसके अंदर ये इस तरह से टी लिखा हुआ होगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपको पता हो कि यहाँ पे हम टी से मुराद टाइप ले रहे हैं, कि ये टाइप क्या है, पॉइंट है, इंटीजर है, डबल है, क्या टाइप है, जो भी टाइप है इसको हम ये इसे ये मुराद ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको डिस्प्ले कर। तो इस तरह हमारा जेनेरिक मेथड डिफाइन हो गया है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक जेनेरिक मेथड डिफाइन करना है जो मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर काम कर रही। तो हम इसमें ये करेंगे कि हम एक सम का फंक्शन बनाएंगे जिसको हम 2 इनपुट्स देंगे, और हम फिर जो है ना उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि भाई 2 इनपुट्स के साथ ये कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज किया कि आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक इंटीजर a इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, इंटीजर b इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। अभी आप चाहते हैं एक फंक्शन हो, जेनेरिक फंक्शन हो, a और b का जो सम करे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप नॉर्मल एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करवाएं इसको, ठीक है। अब रिटर्न टाइप से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि भाई ये जेनेरिक फंक्शन हो गया, ठीक। अब देखें जैसे ही मैंने जेनेरिक इसमें लिखा तो इसने एरर खत्म कर दिया। अब उसके बाद ये जहां जहां इंटीजर लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूँ, टी से चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि अगर देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज डबल सम इज इक्वल टू a प्लस b, ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, ये 2 वैल्यूज को यहाँ पे चेक कर रहा है, ये 2 वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसको ऐड करने का तरीकेकार क्या है कि अगर आपने सम लेना है, क्योंकि देखें टी कुछ भी हो सकता है, टी एक रेफरेंस डाटा टाइप है, वो 2 इंटीजर होंगे, तो अगर इंटीजर होंगे तब तो इसको सही काम करना चाहिए। वो 2 स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे
हम क्लियर नहीं है अभी कि भाई हमारा जो टी है वो क्या है, टी क्या हो सकता है। इस वजह से हम फिर इनको ऐड भी इस तरीके से नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस टी के लिए डिफाइन करें कि भाई ये जो टी होगा ये कोई नंबर है या डबल है या क्या चीज है। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि ये आप इसके लिए कोई अपर बाउंड डिफाइन कर दें कि ये जो टी है ये मैक्सिमम क्या चीज हो सकती है, आप एक्सटेंड करके कर दें नंबर। कि आपने ये बता दिया है कि टी के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो बेसिकली कोई नंबर ही आ रहा है, वो इंटीजर है, डबल है या फ्लोट है या कोई नंबर ही होगा। तो अब आप देखें डबल सम आपने किया है, तो अब आप इसको कॉल करने के लिए आपको डिफरेंट फंक्शन यूज करेंगे। ए डॉट डबल वैल्यू आप करेंगे तो ए की डबल वैल्यू निकल आएगी, बी डॉट डबल वैल्यू करेंगे तो बी की डबल वैल्यू, और ये देखें ये आपकी असाइनमेंट हो गई है। अब आप अगर चाहते हैं कि भाई इसका कोई रिजल्ट भी रिटर्न हो तो फिर इस टाइप को वॉइड की जगह पे आप कर दें डबल, क्योंकि आपने डबल वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो यहां आप कर दें सम। तो इस तरह से मल्टीपल इनपुट्स के लिए आपने एक जेनेरिक मेथड बना लिया। अब इसका फायदा क्या है आपको, ये तो दो इंटीजर थे जिनको आपने सम कर लिया। लेट सपोज कि एक इंटीजर होता एक डबल होता, फिर आप क्या करते, अगर आप नॉर्मल जिस तरह लिगेसी मेथड्स वगैरह बना रहे हैं वो कर रहे होते तो आपको क्या इशू आना था यहाँ पे कि आपको ओवरलोडिंग करनी पड़ती है, एक और मेथड बनाना पड़ता जिसका एक आर्गुमेंट डबल टाइप का होता और एक इंटीजर टाइप का, या फिर आप इसी तरह इसको फ्लोट कर देते या दोनों डबल कर देते। ठीक है, तो इन तमाम केसेस में आपको एक अलग अलग मेथड बना के ओवरलोडिंग करनी पड़ जाती। जबकि यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि आपने कोई ओवरलोडिंग नहीं किया, आपने एक जेनेरिक मेथड लिखा था और उसको बता दिया कि भी किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टी चूंकि कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप हो सकती है, कुछ भी किस्म का कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से डायरेक्ट अगर आप एडिशन करना चाहेंगे दो नंबर्स की, इसमें आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म अख्तियार करना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म क्या होगा कि आप टी को लिए ये एक अपर बाउंड बता दें उसे कि भाई टी जो है ना वो नंबर टाइप की कोई चीज है। नंबर की कौन कौन सी सब क्लास है, उसकी इंटीजर है, इंटीजर टाइप के वैल्यूज के लिए ये काम करेगा। उसकी सब क्लास कौन सी है, डबल है, ये डबल के लिए भी काम करेगा। उसकी सब क्लास कौन सी है, फ्लोटिंग पॉइंट है, ये उसके लिए भी काम करेगा। तो इस तरीके से आप एक जेनेरिक मेथड मल्टीपल इनपुट्स के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी एक्टिविटी कि हमने जेनेरिक मेथड में अगर रिटर्न टाइप बतानी है तो वो हम कैसे बताएंगे। अच्छा, तो अब जो जेनेरिक मेथड हम बनाते हैं उसकी रिटर्न टाइप हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो जेनेरिक कैसे हो सकती है और कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक कैसे हो सकती है। तो रिटर्न टाइप के मामले में आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शनें कम है। जैसे कि अभी आप देखें इस ये जो हमने सम का मेथड बनाया इसमें रिटर्न टाइप हमारी डबल है, इसकी जगह वॉइड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, वॉइड करेंगे तो हमें रिटर्न कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीजर भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, जो भी प्रिमिटिव डाटा टाइप अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं। अगर तो आप करना चाह रहे हैं किसी को मतलब जेनेरिक टाइप का कोई वेरिएबल रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह कि ये मैंने कहा कि भाई एक टी टाइप का वेरिएबल जो है ना वो रिटर्न करवा दो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे टी टाइप का एक वेरिएबल एक्स डिफाइन कर देता हूँ, उसे ए से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न एक्स। मतलब जिस टाइप को मैंने कहा है कि इस टाइप का वेरिएबल होगा तो वैसा ही वेरिएबल मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो अगर आप इसके बाद इसको देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करके इस मेथड को कॉल करके देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आता है जो हमने रिटर्न करवाया, तो वो आप देखिएगा। ये देखें 1 आ गया। मतलब 1 के अंदर क्या था, जो भी टी टाइप का वेरिएबल हमने इसको पास किया था वो ही वेरिएबल हमने असाइन करके इसको रिटर्न करवा दिया। अब अगर आप इसको करना चाहें, ऐड करना चाहें, ऐड करेंगे अगर किसी वैल्यू को, फर्ज किया ए और बी को आप ऐड करना चाहते हैं तो इनकी टाइप कौन सी है, टी है। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये टी जो है ना ये हमने नंबर से एक्सटेंड किया था, लिहाजा आप जो है ना इसको ए डॉट डबल करते हैं, ए डॉट करके तो डबल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ प्लस करेंगे, बी की डबल वैल्यू निकालेंगे। तो इसको आप असाइन टी को नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डबल वैल्यूज हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो डबल आएगा। जबकि यहाँ पे हमने इसको जेनेरिक रखा हुआ था कि भाई मेरा जो वेरिएबल है ये एक्स, ये एक जेनेरिक टी टाइप का है, तो हमने यहाँ पे इसको बताया नहीं है कि ये किस टाइप का है। तो इस वजह से ये नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं करेंगे तो वो फिर इस तरीके से नहीं होगी।
अगर आप चाहते हैं कि भाई ये एडिशन भी हो तो आपको फिर इसकी टाइप भी डबल करनी पड़ेगी, और इसी तरह रिटर्न टाइप भी चेंज करके इसको आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये तरीका है आप जेनेरिक मेथड्स के अंदर रिटर्न टाइप कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या था, एक्टिविटी 6 के अंदर हमने ये देखना था कि अगर हम दो जेनेरिक मेथड्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो वो मैंने आपको बताया था कि आपको कंपेरेबल इंटरफेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर तो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स हैं या डबल हैं तो वो रैपर क्लासेस के वेरिएबल्स हैं, तो उनके अंदर रैपर क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में लें, इस एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं दो नंबर ए और बी को कि इनमें से ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, तो हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेट सपोज कि सबसे पहली चेंज क्या है कि यहाँ जहाँ आपने एक अपर बाउंड बताई है कि भाई नंबर्स को हम सिर्फ कर रहे हैं डील इस जेनेरिक मेथड के अंदर, वहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कंपेरेबल इंटरफेस जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेड है डबल की रैपर क्लास के अंदर भी, इंटीजर की और जो भी इस तरह की क्लासेज हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे और इफ़ में लिखेंगे ए डॉट, यहाँ पे देखें कंपेयर टू का है कि ए को बी से कंपेयर करें, तो इसका रिजल्ट 3 आ सकते हैं, या -1 या 0 या 1। 1 का मतलब है कि ट्रू है, ये ग्रेटर देन है कि आपने इन दोनों को कंपेयर किया और रिजल्ट क्या है कि ए जो है ना बी से ग्रेटर देन है। 0 का क्या मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, और -1 का क्या मतलब है कि ए जो है ना बी से कम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डॉट कंपेयर करें बी को, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आप स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवा लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखते हैं कि ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिख दें ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, और इसी तरह आप इफ एल्स लगा लें या अगेन इफ लगा लें, ए डॉट कंपेयर टू करें बी के साथ, और अगर रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और लिखवा दें जी ए एंड बी आर इक्वल। ये तो मैं रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। आप इस तरह किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं जो कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप लिखवा दें ए इज़ लेस देन बी। ये आपने कर दिया। अब आपको यहाँ रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं। तो ये इस वजह से यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में इशू आएगा क्योंकि वॉइड टाइप की रिटर्न वैल्यूज़ जो है ना वो इसको ये प्रिंट नहीं करवाता। तो ये हमारा जो है ना प्रोग्राम बन गया। अभी देखें कि अभी इस केस में A1 है और B2 है, तो हमें स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, A इज़ लेस देन B, क्योंकि A की वैल्यू कम है। तो ये देखें, ये स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा है कि A इज़ लेस देन B। लेट्स सपोज कि हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज़। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो आपके पास A एंड B आर इक्वल्स आ गया है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 0 होगी या कंपेयर टू में। अगर हम A को बड़ा कर देते हैं, B को छोटा कर देते हैं, तो अब पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो आएगा A इज़ ग्रेटर देन B। तो इस तरीके से आप कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट चाहे डबल के हों चाहे दोनों इंटीजर के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेथड ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये हम इसको अगेन रन करके देख लेते हैं। A इज़ ग्रेटर देन B सेम, क्योंकि 3 2 से अभी भी ग्रेटर देनी है। तो इस तरीके से आपने एक जेनेरिक मेथड में कंपैरिजन कर लिया दो ऑब्जेक्ट्स का। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसमें ये है कि हम जेनेरिक मेथड्स को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। ये जी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप नॉर्मल मेथड्स को ओवरलोड करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही जेनेरिक मेथड्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। जेनेरिक मेथड की ओवरलोडिंग के अंदर भी आपको सेम वही जो है कि मेथड के सिग्नेचर का ख्याल करना पड़ेगा कि आपका मेथड का सिग्नेचर दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरह ये मेथड था हमारा सम का, इसको हमने 2 वैल्यूज़ दी थी, आप सेम वैसा ही मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करें, और इसको अगर आपने ओवरलोड करना है तो इसका सिग्नेचर आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। वो क्या है कि या तो आप इसके टाइप नंबर ऑफ़ पैरामीटर चेंज कर दें,
ये लें। अब आप इसके अंदर जो भी करेंगे, ये अगर एक पैरामीटर पास करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, दो करेंगे तो ये। लेकिन अगर आप इसके अंदर चाहते हैं कि टाइप ऑफ पैरामीटर या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, जिस तरह ये मैंने देखें दोनों टी टी लिखे आप करना चाहें, तो आप और किसी तरीके से इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। हाँ, ये देखें जी, एक और मैंने लिख दिया। अब इस केस में इनकी टाइप सेम है और सीक्वेंस भी अगर मैं इनको आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी टी है, ये भी टी है, ये दोनों भी टी हैं। हाँ, एक काम हो सकता है कि मैं ये टी है तो ये ई बना देता हूँ कि एक टी है और एक ई है, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं ये कर देता हूँ टी और ई जो है ना, ये दोनों नंबर हैं। अब इस केस में ये इस मेथड से डिफरेंट हो गया है कि इसमें एक पहला पैरामीटर टी टाइप का होगा, दूसरा ई टाइप का होगा, चाहे पहला इंटीजर है दूसरा डबल है, पहला डबल है दूसरा इंटीजर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इसमें दोनों सेम टाइप के होंगे। तो ये जो तीसरी कंडीशन थी हमारी कि इनका आर्गूमेंट का सीक्वेंस जो है ना वो चेंज कर दें, तो वो भी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना एक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप नॉर्मली मेथड्स को ओवरलोड करते हुए आए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि रा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है जावा के अंदर। ये बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देते हैं। हमने देखा था कि अगर हम इंटीजर टाइप की कोई एरे बनाते हैं, या एरे लिस्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं इंटीजर टाइप की, इसका नाम लिखते हैं लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। ये बेसिकली हमने एक लिस्ट बना दी। अब हम इस लिस्ट के अंदर कुछ अगर ऐड करना चाहेंगे तो वो ऐड क्या हो सकता है, इंटीजर टाइप का ही कुछ चीज़ हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे पास बेसिकली टाइप शिफ्टी आ जाती है। और अगर मैं इंटीजर के अलावा इसमें कुछ करना चाहूँगा, जिस तरह मैं इसमें अपना नाम लिखता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा, रन टाइम एरर मुझे नहीं मिलेगा। मुझे कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। ये तो हमारा हो गया एडवांस फीचर। लेकिन ऐसे प्रोग्राम भी तो थे जो इसके बगैर बने हुए थे, मतलब ये वाली जो चीज़ थी इसके बगैर बने हुए थे। तो उसके लिए क्या है, आपने जावा को रन तो करना है, अगर उन प्रोग्राम्स ने भी इस जावा के ऊपर रन होना है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको जो स्पेसिफिक आप टाइप पैरामीटर यूज़ कर रहे थे इसको हटा देंगे। तो अब इनकी टाइप क्या होगी, ये जो इसमें ऐड हो रहे हैं, अब इसकी टाइप ऑब्जेक्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, कि जो चीज़ भी ऐड हो रही है उसकी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको वापस निकाल के असाइन करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि लिस्ट में से गेट कर लो जीरो वाले वेरिएबल इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको, तो अब देखें ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको क्या पता कि जो लिस्ट में जीरो नंबर इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इंटीजर टाइप का। तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे पता है कि ये इंटीजर टाइप का है, मैं इसे टाइप कास्ट कर देता हूँ, फिर तो ये कह देगा ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स 1 के लिए भी इसे कह देता हूँ इंटीजर टाइप का है, तो कंपाइलर फिर भी मुझे कोई इशू नहीं देगा, वो कहेगा ठीक है। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, और वो रन टाइम वाला एरर है, वो खतरनाक एरर है। यही वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से जेनेरिक्स आई थी। तो इसलिए अगर जिस टाइम पे आप बगैर किसी जेनेरिक या टाइप पैरामीटर की कोई कलेक्शन या कोई लिस्ट वगैरह कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में आप ये कह रहे हैं कि भाई इनकी टाइप कौन सी है, इनकी टाइप है रा टाइप की है। तो ये मेन जो है ना उसका है कि रा टाइप होती क्या है, कि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या है कि जो वो सारे प्रोग्राम जो जावा 1.2 से पहले पहले के बने हुए थे वो भी ताकि सपोर्ट करें आपकी नए जावा के वेरिएंट्स पे रन हो जाएं। तो उसके लिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये रा टाइप है, कि आपकी मर्जी है, आप अगर कुछ भी नहीं देते तो वो रा टाइप हो जाएगी उसकी। तो अगर कुछ टाइप पैरामीटर दे देते हैं तो फिर कंपाइलर बाउंड हो जाएगा कि वो हर चीज़ को ऐड करने से पहले चेक करे कि ये वाकई वही चीज़ है जिसको ऐड होना चाहिए या उसके अलावा कुछ है। तो ये था रा टाइप का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हमारी आज की लैब ख़त्म होती है। काफ़ी लेंथी लैब थी, होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी। जो मेन आउटकम्स थी इस लैब की वो ये थी कि आपको जेनेरिक मेथड जो है ना वो डिफरेंट सिनेरियोज में बनाने आ जाएं। डिफरेंट सिनेरियो से मुराद कि अगर उसको कोई एक टाइप का आर्गूमेंट मिलता है, दो टाइप के मिलते हैं, अगर उसकी कोई रिटर्न टाइप आपने रखनी है, तो अगर एक से ज़्यादा या डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट आप उसे देना चाह रहे हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं मेथड्स के ऊपर कि भी सिर्फ नंबर टाइप के वैल्यूज़ जो है ना उनके लिए मैं जेनेरिक बना रहा हूँ, या मैं किसी और स्पेसिफिक एक कंपनी के लिए आप अगर काम कर रहे हैं
तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए आप बना रहे हैं तो आप उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई इसमें जो भी बंदे ऐड होंगे वो सिर्फ एम्प्लॉय टाइप के ही होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आज का इसका हमारा आउटकम था मेजर, कि आपको जेनेरिक मेथड्स बनाने आ जाएं, आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर्स की समझ आ जाए। वो मैंने आपको बताया कि रन टाइम एरर्स में क्या इशू आता है कि वो आपका कंपाइलर आपको नहीं बताता, और जिस टाइम पे प्रोग्राम रन होता है तो आपको पता चलता है अच्छा ये कोई एरर आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि कंपाइल टाइम एरर इस वजह से अच्छे होते हैं कि अच्छे तो खैर नहीं, लगभग चलो अच्छे ही होते हैं कि कंपाइलर आपको वो काम करने ही नहीं देता जो अलाउ नहीं है आपको जावा लैंग्वेज के अंदर। वो सिंटैक्सुअल एरर आपको दे देता है, तो आप जब तक उसे ठीक नहीं करते आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। फिर टाइप कास्टिंग का हमने आज एक दफ़ा फिर रिवीजन कर लिया कि हम डिफरेंट टाइप की टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं जावा के अंदर, और अगर टाइप कास्टिंग सही तरीके से नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो रन टाइम एरर आएगा। और फिर कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ के लिए हमने कहा कि रा टाइप जो है ना वो एक इंट्रोड्यूस हुई है कि अगर आप टाइप पैरामीटर्स में कोई वैल्यू दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी देते तो जावा क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट टाइप या रा टाइप में कन्वर्ट कर लेगा और वो आपकी यूज़ हो जाएगी। अभी आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपने एक मेथड बनाना है, जेनेरिक मेथड बनाना है। उस जेनेरिक मेथड की आपने दो चीज़ें देनी है। एक तो आपने उसे एरे देनी है, ठीक है, और उसके अलावा दो पोजीशनें बतानी है, आई और जे, मतलब दो इंडेक्स उसको बताने हैं। इस मेथड का काम क्या है कि जो एरे इसको मिली है, जो आई और जे इसको मिले, इसने उन दोनों के एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएगा और उन दोनों की पोजीशन को स्वैप करवा देना है। तो ये आपने जेनेरिक मेथड बनाना है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि एक और जेनेरिक मेथड बनाना है। ये आपकी दूसरी एक्टिविटी है कि ये क्या करेगा कि एक कलेक्शन है, कोई मतलब कोई एरे लिस्ट है, कोई एरे हो गई, कोई लिंक लिस्ट होगी, कोई भी चीज़ अगर आप इसको पास करते हैं कलेक्शन टाइप की, तो आप उसके ऊपर कोई चेक लगा लें कि आप इसमें देखें कि इसमें ऑड इंटीजर्स कितने, कोई फंक्शन बना लें इस तरह का कि वो आप उसे कॉल कर लें या उसके साथ चेक कर लें कि भाई इसमें जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो आप काउंट कर लें, या फिर आप प्राइम इंटीजर्स को कर लें, या फिर आप जो है ना वो एक जैसे जो इंटीजर्स होते हैं आप उनको कर लें कि भाई ये वाले जो है ना एक जैसे, ये आपकी हैं नंबर ऑफ अकरेंस कितनी है उसकी इस एरे के अंदर या लिंक लिस्ट के अंदर। तो होपफुली ये दोनों जो है ना आप मेथड्स कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई तो फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।